चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे परमाणु का लेक्चर नंबर 21। तो आशा है कि परमाणु के इससे पहले जो है 20 लेक्चर हो चुके हैं, तो आप सारों की एनसीईआरटी आपने पढ़ ली होगी। और इस लेक्चर में जो है एनसीईआरटी अब इसकी भी चैप्टर जो है आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसकी आप पढ़ के आए होंगे। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के नहीं आए हैं और एनसीईआरटी आप पूरी पिछली नहीं पढ़ी है, तो आपको लेक्चर ऑब्वियसली समझ में नहीं आएगा। और अगर आप जो आज लेक्चर मतलब नहीं पढ़ा है, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा जितना अच्छे से उसको समझ में आएगा जो लेक्चर पढ़ के आ गया होगा। तो अभी अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, एनसीईआरटी पहले पढ़ के आइए, फिर वीडियो को देखिए। फर्क क्या ही पड़ेगा। तो पहले एनसीईआरटी पढ़ के लेक्चर देखने में ज्यादा फायदा है। पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, फिर लेक्चर देखिएगा। चलिए लेक्चर को करते हैं शुरू। आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे बोर के क्वांटमीकरण के द्वितीय अभिग्रही अभिग्रहित का दे ब्रोगली द्वारा स्पष्टीकरण। ये है हमारा टॉपिक। बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक का नाम है, तो कोई बात नहीं, इसको शुरू करेंगे। शुरू करते इसको साथ खत्म भी कर देंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। तो विषय परमाणु मॉडल की उलझने। तो बोर द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल में दूसरा अभिग्रहित सबसे अधिक उलझन पैदा करता है। परिक्रमा करते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटिक होता है। एल बराबर एन एच बटा टू पाई। इसमें एन बराबर एक दो तीन कुछ भी हो सकता है। कोणीय संवेग के मान केवल उन्हीं होते हैं जो एच बटा टू पाई के पूर्णांक गुणज हो। देख, बोर का क्वांटीकरण का जो सिद्धांत था वो क्या था? उन्होंने कहा था जो कोणीय संवेग होता है, जिसको हम एल से जो है दर्शाते हैं, जिसको इंग्लिश में एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, वो जो है एच बटा टू पाई का पूर्णांक गुणज हो जाए। पूर्णांक गुणज होता है। पूर्णांक गुणज होता है का क्या मतलब है? कि जो है इसमें जो है ये क्वांटीकरण क्या होता है? मतलब जो है बिल्कुल क्वांटाइजेशन के हिसाब से यहाँ एन आ जाता है। मतलब कि यहाँ पे एन जो है वो इंटीजर हो सकता है, कोई भी कोई मतलब कोई दशमलव में वैल्यू नहीं हो सकती। और एक से लेकर कोई भी इंटीजर वैल्यू सकती है। तो एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, और अनंत तक जो है जा सकती है। कहने का अर्थ यह है कि जो है एन की वैल्यू इतनी सारी के लिए एल की वैल्यू जो है वो क्वांटाइज होती है, और हर एक एन के लिए एक अलग जो है एल की वैल्यू होती है। और ये जो है एक जो है पूर्णांक गुणज होती है। किसकी? एच बटा टू पाई का जो है पूर्णांक गुणज होती है कोणीय संवेग। ये जो है बोर द्वारा प्रस्तुत मॉडल था। और जो उन्होंने दूसरा अभिग्रह सबसे अधिक उलझन पैदा करता है, क्योंकि उन्होंने तीन अभिग्रह दिए थे। तो दूसरा अभिग्रह जो है सबसे ज्यादा उलझन पैदा करता है। तो उसको लिए उलझन को जो है देखते हैं कौन दूर करता है, कैसे जो है उसको दूर होता है। चलिए चलिए शुरू करते हैं। तो विषय लुइस डी ब्रूगली और तरंगों का अध्ययन। तो लुइस डी ब्रूगली ने 1923 में बोर मॉडल की उलझन का हल दिया। उन्होंने द्रव कणों को तरंगों के रूप में देखा। तरंगों के सी जे डेविसन और एल एच जर्मर ने 1927 में तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप में सत्यापित किया। विषय डोरी में आ, अप्रगामी तरंगों की उत्पत्ति। बोर मॉडल के अनुसार डोरी में अप्रगामी तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं। इसके लिए तरंगों को डोरी में एक ओर जाना वापस आना चाहिए। कुल दूरी के रूप में तरंग दैर्घ्य की विभिन्न संख्याएं मान होती हैं। अब जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपकी डोरी है, और आप एक जगह से इसको पकड़ के जो है ऐसा ऐसा कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब है इसको ऐसा ऐसा ऊपर नीचे कर देते हैं, कुछ ऐसे ऐसे कर देते हैं, इसको इस तरीके से हिला देते हैं। तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा आप देखिए। अगर आपने इस डोरी को कुछ इस तरीके से भी, अगर थोड़ा सा भी आपने उसको हिला दिया, तो हिलाने से क्या होगा? ये जो है इस तरीके से जो है डोरी ऐसे ऐसे होने लगेगी। इस तरीके का जो है पाथ उसका हो जाएगा, बन जाएगा। रुकिए दोबारा बना के दिखाता हूँ। कुछ थोड़ा गलत हो गया।
इस तरीके से रस्सी ऊपर नीचे होगी कि नहीं। अब पहले तो आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पर रस्सी सीधी होती कुछ इस प्रकार से। हम्म, अगर रस्सी सीधी होती तो यहाँ से जो है अगर अपन रस्सी को ऐसा ऐसा थोड़ा सा भी हिला देते ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करके, तो ये रस्सी कैसा दिखती है हमको। जैसा दिखती दिखती का मतलब ऐसा हो जाती। बस कुछ नहीं किया, इसी को अगर आप जोड़ देते हैं इसके जो है जो एंड पॉइंट्स कह सकते हैं इसको, जो आखिरी के जो पॉइंट होते हैं उनको जोड़ देते हैं, तो ये बस जो है वो ऐसा बन जाता है। समझिए आप, तो इसी में वो जो है इसी के अनुसार बोर मॉडल के अनुसार डोरी में अप्रगामी तरंगें जो है उत्पन्न हो सकती हैं। इसके लिए तरंग की डोरी में एक ओर जाना और वापस आना चाहिए। कुल दूरी के रूप में तरंग दैर्घ्य का विभिन्न संख्याएं मान्य होती हैं, एक दो तीन आदि। देखिए, अनुनादीता और जिसको रेजोनेंस इंग्लिश में कहते हैं, अनुनादीता और तरंगों का व्यक्तीकरण जिसको इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स भी बुलाते हैं, जिसके बारे में आप पढ़ चुके होंगे अभी तक। और अप्रगामी तरंगों के बाद अनुनादीता और तरंगों का व्यक्तीकरण होता है। अन्य तरंग दैर्ध्यों के पश्चात तरंगों का आयाम शीघ्रता से शून्य हो जाते हैं। आर एन त्रिज्या की nth की कक्षा में परिक्रमा करते इलेक्ट्रॉन द्वारा कक्षा की परिधि में तय की गई कुल दूरी 2 पाई r n होती है। तो क्यों ना होगी, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए ये कोई सर्किल है। मान लीजिए इसकी रेडियस जो है वो r है। तो इसका जो है इसका जो है पूरा कुल दूरी, इसकी जो पूरी इसकी लंबाई कितनी होगी, और देखा जाए अगर इसकी सरकमफेरेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब सर्किल जो है कितना जो है इसकी वो कितनी होगी दूरी, अगर यहाँ से यहाँ तक देखी जाए तो पूरा, तो उसको सरकमफेरेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसकी वैल्यू होती है 2 पाई r n। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, नीचे n बना दिया। तो 2 पाई r n क्यों बोला, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं अगर हम पिछले लेक्चर देखेंगे तो वो आपको डायरेक्ट समझ में आ गया होगा, और नहीं देखे होंगे और देख भी लेंगे तो भूले हो तो मैं समझा दूं। अपन एन इसी लिखते हैं ना, अपन याद कीजिए कि आर एन में एन लिखते हैं और वी नहीं लिखते, जो है वी एन लिखते हैं। मैंने आपको बताया था क्यों लिखते हैं, क्योंकि हर एक का कक्ष में या हर एक त्रिज्या कैसे, मतलब त्रिज्या तो रेडियस होगी, तो हर एक कक्ष में कह सकते हैं त्रिज्या की जो वैल्यू है वो अलग होती है हर एक कक्ष के लिए। और हर एक कक्ष के लिए गति भी जो है वो इलेक्ट्रॉन की अलग अलग होती है। तो जब दोनों अलग अलग होती हैं तो हम उसके नीचे एन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये जो है एन पर निर्भर करता है कि एन क्या है। N1 होगा तो ये कुछ और होंगे, N2 होगा तो ये कुछ और होंगे, N3 होगा तो ये कुछ और होंगे। तो ये जो है एन पर जो है निर्भर करते हैं कि एन क्या होगा, उस हिसाब से चेंज होते रहते हैं। इसलिए हमको जो आर नहीं बोलते इसको आर एन बोलते हैं, तो इसको जो वी नहीं बोलते इसको वी एन बोलते हैं। और वी एन क्या है, गति है, आर एन जो है इसकी जो है त्रिज्या है। और ये देखिए फॉर्मूला 2 पाई r n बराबर एन लेमडा, तो जो है डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है, जो कि बनेगा भी, क्योंकि जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। वापस में देखिए, मान लीजिए ये लेमडा है, ठीक है, इसको जो है लेमडा है, इसका मतलब क्या है। और अगर इसमें एन लूप्स बन रहे हैं, इसका मतलब है nth, अगर ये ऑर्बिट है जो nth कक्ष है, तो इसमें जो क्या है और लेमडा इसकी जो है उससे दूरी है, तो एन लेमडा हो जाएगा कि नहीं। एन लेमडा, एन लेमडा हो जाएगा उसकी जो है पूरी लंबाई, मतलब लंबाई बोल रहा हूँ, उस सरकमफेरेंस पूरे सर्किल का जो है पूरा आउटर का लेंथ। इसके लिए क्या हो जाए, कितनी हो जाएगी, 2 पाई
RN, बस ये यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, वृत्ताकार कक्षा में एक अप्रगामी तरंग दिखाई गई है, जहां पर कक्षा कक्षा की परिधि में चार द्विध्रुवीय तरंगें आती हैं। तो आप खुद देख सकते हैं इसमें जो है नाभिक से लेकर बाहर के, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बाहर है तो उसकी दूरी जो है R से दर्शाई गई है। और अगर ये ऊपर नीचे जो होती है तो एक जो है कक्ष की परिधि में चार द्विध्रुवीय तरंगें आती हैं। और जो है चार जो डिपेंड करती हैं, जो एन पे भी जो है निर्भर करती हैं। एन पे जो है जो लेमडा जो है बिल्कुल एन पर, मतलब लेमडा गुणा एन जो है वो हमारी सर्कमफेरेंस होती है। और उसी को जो है हम 2 π RN बुलाते हैं। और जो कि आर जो है यहाँ पे एन पर निर्भर करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अपनी त्रिज्या है वो जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, त्रिज्या वाला त्रिज्या तो बढ़ती ही जाएगी, कहने का मतलब है। जैसे जैसे आप जो है दूसरी कक्ष में जाते जाओगे, या घट भी सकती है अगर दूसरे कक्ष में ऊपर से नीचे आते हो तो घट सकती है। तो अलग अलग कक्ष में अगर आप जाओगे तो जो है त्रिज्या की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। तो अगर ऊपर नीचे हो सकती है, इसलिए जो है VN और जो है RN जो है अलग, इसलिए एन के फॉर्म में लिखे जाते हैं। बाकी ऐसा कोई रीजन नहीं है। बाकी हमने पढ़ा कि जो है बोर मॉडल के अनुसार डोरी में अप्रगामी तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं। इसके लिए तरंग में डोरी में एक और जाना और वापस आना चाहिए। कुल दूरी में रूप में तरंग दैर्घ्य की विभिन्न संख्या मान होती हैं, एक दो और आदि। ऐसे जो है एक दो और आदि काम चल जाता है अनंत तक। और लुईस डी ब्रूगली और तरंगों का अध्ययन। और फिर हमने पढ़ा कि लुईस डी ब्रूगली ने 1923 में बोर मॉडल का उलझन का जो है हल ढूंढा। उसने द्रव्य तरंगों को तरंगों के रूप में देखा। C. डेविसन और L. H. जर्मन ने 1927 में तरंग प्रकृति के प्रायोगिक रूप से सत्यापित किया। और पहले हम देख ही चुके हैं कि बोर मॉडल ने जो कैसे जो है उसके दूसरे अभिग्रहित ने हमको बताया था कि जो है कोणीय संवेग जो है वो पूर्णांक गुणज होता है H/2 पाई का। तो जब कोणीय संवेग H/2 पाई का पूर्णांक गुणज होता है तो उसको हम जो है क्वांटाइजेशन भी बोल सकते हैं। जैसे हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्राप्त, उसमें Q/2 N ही होता है। मतलब जो E हुआ है वो एक पूर्णांक जो मतलब आवेश है, वो आवेश E का जो है पूर्णांक गुणज है। कहने का मतलब है N जो है उसमें गुणा कर देंगे तो N जो है एक दो तीन जो है ऐसा जो है चलता जाता है। और ये जो है कोणीय संवेग जो है उसी के लिए होता है। तो बाकी फिर देखते हैं आगे। ये जो है हमारा डायग्राम देख चुके हैं इसको। और बाकी आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने बोर के क्वांटीकरण के द्वितीय अभिग्रहित का डी ब्रोगली द्वारा स्पष्टीकरण पढ़ा। और कल हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। और कल इस टॉपिक को खत्म करना है पूरी तरीके से, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अभी तक जो है मैंने आपको कुछ ज्यादा होमवर्क दिया नहीं है, केवल NCERT रीड करने के लिए दी है। और बाकी इस पर अभी हमने कोई एग्जाम्पल वगैरह डिस्कस किया नहीं है। और थ्योरी वगैरह इंपॉर्टेंट है, थ्योरी को आप रीड कर लीजिएगा। मैं आप बोलता हूँ, आप थ्योरी जो है, अगर आप थ्योरी पर पकड़ है आपकी तो कोई भी क्वेश्चन मेरे मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और थ्योरी कंप्लीट होगी तो कोई क्वेश्चन थोड़ी छूटेगा नहीं, और कोई थ्योरी का क्वेश्चन तो वैसे ही भी नहीं बनेगा, मतलब छूटेगा। तो आप मेरे हिसाब से, अगर आप मेरे साथ NCERT मेरे साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं तो एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन रहेगा नहीं जो आपको जो है वो छूट जाए जो है मेरे मेरे से पढ़ने के बाद। तो आपको जो NCERT मेरे साथ कंप्लीट करके चलिए, कोई क्वेश्चन जो ऐसा नहीं रहेगा जो छूट जाए। तो बस आपको एक सेट कर लेना है कि मुझे जो है NCERT पढ़नी है तो पढ़नी है। मैंने बोल दिया इस टॉपिक को खत्म करना है, आपने तुरंत उसकी NCERT पढ़ ली। मैंने कह दिया कि कल हम इस टॉपिक को मैं कल इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा, आपने फटाफट जाके उसकी NCERT पढ़ ली। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे कोई क्वेश्चन छूट जाए, क्योंकि मैं जो है उस हिसाब से आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ जिस हिसाब से मेरी मेंटेलिटी जब मैंने पेपर दिया। जब मैंने अपनी मेंटेलिटी के हिसाब से पढ़ाऊंगा तो आपको जो है मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे मैंने पढ़ा तो मैं आपको उससे अच्छा दे पाऊँ, उससे अच्छा पढ़ा पाऊँ। और मैंने जो गलतियां की वो गलती आप सुधार पाए। मैंने गलती की, रिवीजन मैंने नहीं किया इकट्ठा, मैंने सोचा मैं बाद में पढ़ लूंगा, उससे जो है बहुत नुकसान हुआ। तो मैं आपको कहूंगा कि आपका नुकसान ना हो, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि पहले NCERT निपटा के रखिए, बाद में जो बर्डन मत कीजिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बाद में पढ़ लूंगा तो आपको ही दिक्कत होगी। बाद में आपको ही दिक्कत होगी, आप खुद सोचोगे कि यार बाद में NCERT जो है पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। इकट्ठी पढ़ने में दिक्कत होती है, अगर आप छोटे छोटे पार्ट में उसको पढ़ोगे ना और फिर इकट्ठा पढ़ोगे तो आपको वो आसान लगेगी, क्योंकि आप जब लास्ट पार्ट में पहुंचोगे तो आपको पहला पार्ट पूरा याद होगा। तो आप जब रिवीजन करते करते चलते हो तो आपको पूरी NCERT याद हो जाती है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि पहले पढ़ लेते हैं पूरा, लास्ट में हम पूरा ऊपर नीचे आखिर तक पढ़ लेंगे, तो फिर आपको जो है लास्ट में थोड़ा सा लगता है को कठिन, मतलब पढ़ तो आप लोगे ही लेकिन आपको थोड़ा पर उस समय ज्यादा बर्डन लगेगा, ज्यादा बोझ टाइप की लगेगी। तो ऐसा करने से अच्छा है कि आप पहले आराम आराम से जो है पार्ट में तोड़ तोड़ के NCERT को पढ़ें। तो मेरे हिसाब से जैसे रीड कर लीजिएगा, कल हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे तो इसकी NCERT आप पढ़ के आइएगा। और आज के लिए बस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए धन्यवाद। आज की NCERT पढ़ लीजिएगा और कल NCERT पढ़ के आइएगा। और मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।